Welcome to the Scholars platform. Now we will solve the test number 810 which currently occurred in Sunday. Okay, so move on the questions. Which goods are produced in monopoly market? एकाधिकार बाजार में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है? ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, समरूप या विजातीय या उपरोक्त सभी। इन मोनोपोली मार्केट्स विजातीय वस्तुएं यानी कि हेट्रोजिनस प्रोडक्ट का उत्पाद होता है। ठीक, तो क्या होगा राइट आंसर? विजातीय। देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे इनसे समझा जा सके। कार, कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जितने भी हैं, कंप्यूटर हुए आपके, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ यानी कि कार है, ये सारी चीजें कैसी हैं? इनमें हाईली कंपटीशन होता है यानी कि इनका जो मार्केटिंग है वो मोनोपोली रखती है। ठीक है, एकाधिकार रखती है। जैसे कि टीसीएस आप जानते हो कई सारे वर्क में माहिर है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा मायने रखता है। उसी तरीके से अगर समरूप यानी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट की बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो ऑलवेज कंसिडर्स ग्रेन्स, अनाज। इनमें आप पता ही नहीं कर सकते कि किसे एक दूसरे से अलग करें। ठीक है, तो ये कहते हैं समरूप के एग्जाम्पल्स हैं। सीमेंट, तो ये दो दो एग्जाम्पल्स आप देख लो, होमोजीनस यानी कि समरूप के और विजातीय यानी कि हेट्रोजीनस के। ठीक है, कार है, कंप्यूटर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के, तो ये सारे ए एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ बात की गई थी एकाधिकार बाजार में कौन सी वस्तुओं का, यानी कि जो मोनोपोली यानी कि एक अधिकार रखता है, तो उसमें ध्यान रखना विजातीय यानी कि हेट्रोजीनस प्रोडक्ट की सेल होती है। ठीक, तो कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, डेट इज विजातीय। नेक्स्ट, एनाल्जेसिक्स। व्हाट आर एनाल्जेसिक्स? दीज आर पेन किलर्स। ठीक है, किसी भी तरीके का पेन किलर हो, स्टमक एक हो, हेडेक हो, आर्थराइटिस का हो, ये सारे पेन्स किस में दूर होता है? एंजेलिक्स। ठीक है, तो ये कैसी ये मेडिसिन का ग्रुप है जो एनाल्जेसिक्स है? ये है पेन किलर्स का, पेन किलर्स का ग्रुप है। और पेन किलर्स, पेन जानते हो आप कैसे? हेडेक हुआ आपका, स्टमक एक हुआ आपका, आर्थराइटिस हुआ आपका। ठीक है, इस तरीके के जो भी पेन्स है वो सारे एंजेलिक्स से दूर होते हैं, पेन किलर्स से दूर होते हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दर्द दूर करते हैं यानी कि पेन किलर्स है, रिलेटिव पेन। नेक्स्ट, गरबा इज ए फोक डांस ऑफ, सभी जानते हो डांडिया। गरबा किसका है? गुजरात का। ठीक, तो गुजरात का कुछ और देख लेते हैं जिससे कि पता चले। गरबा तो हो ही गया है, सिंपल है क्वेश्चन। गरबा हो गया, डांडिया हो गया आपका, भभई हो गया, पनिहारी हो गया। ठीक, ये गुजरात की फोक डांसेस हैं। राजस्थान में आप जानते ही हो, चारी, घूमर, गनगौर, कालबेलिया। चारों को देख लो एक बार एग्जाम्पल, क्योंकि जीडी का पेपर भी चल रहा है, काफी हेल्पफुल है। घूमर, गनगौर, चारी, गैर, कालबेलिया, ये सब है। गुजरात के आपको मैंने ऑप्शन में उधर ही लिख दिया। मिजोरम की बात करें, मिजोरम, अभी जीडी में आया था चपचार कूट, तो चापचार कूट, मिमकुट। ठीक है, जितने भी कूट हैं वो सारे के सारे मिजोरम में आएंगे आपके। पुडुचेरी की बात करें, सेम पुडुचेरी में भी है। पोंगल आपका सेलिब्रेट होता है, मेनली कहां पर होता है सेलिब्रेट पोंगल? तमिलनाडु। तो पोंगल और इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, प्लीज यूज दिस।
इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कि इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड कब बनवाया था? इन 1575। एक ऐसी जगह थी जिसको कहां स्टेब्लिश किया गया था? फतेहपुर सीकरी के अंदर, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। फतेहपुर सीकरी, ठीक है, यहां बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। और क्या क्या मौजूद है आपका? बुलंद दरवाजा भी मौजूद है, जो कि मुगल टाइम का कैपिटल भी रह चुका है। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। यहाँ पर केवल इबादत खाना की बात की गई है। इबादत खाना था क्या? इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग बैठते थे, जिससे कि विचार विमर्श हो चुके हैं, क्योंकि सभी का मतलब केवल एकत्व होता है, यानी कि एक ईश्वर की उपासना। ठीक है, तो इबादत खाना पर किसने किसने फॉर्म किया? अकबर ने इन 1975। कहां पर फॉर्म किया? फतेहपुर सीकरी में। उसमें ही और क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। किस कारण बनवाया था? गुजरात उपलक्ष्य के कारण। ठीक है, पंचमहल भी यही मौजूद है, तो पंचमहल भी ध्यान रखना। हो गया, चलो आगे चलें। किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या 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 कहा जाता है? ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एग्रोमीटर। एग्रोमीटर विच इज यूज टू मेजर द वर्क विच इज डन बाय ह्यूमन। ठीक है, तो ये क्या करता है? किसी भी कार्य को मापने का एक मतलब सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या आपने कितना काम किया है इससे मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर क्या मेजर करता है आपका? विंड एनर्जी को, विंड एनर्जी को एंड विंड प्रेशर को। विंड प्रेशर आप जानते हो, जो पवन चक्कियां लगी रहती हैं, उसकी एनर्जी को मेजर करने के लिए और उसके प्रेशर यानी कि दबाव को मेजर करने के लिए यू ऑलवेज यूज एनीमोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर वर्षा की मात्रा को यानी कि रेनफॉल को मापता है, वर्षा की मात्रा को। ईडियोमीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन लेबोरेटरी। ईडियोमीटर किसको मेजर करता है? ये गैसों के आयतन को मेजर करता है। ठीक है, गैसों के आयतन को मेजर करता है हाइड्रोमीटर, वर्षा की मात्रा को। एनीमोमीटर विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा आप इसे बोल सकते हैं, और दबाव को। कुछ और है जिसको आप देख सकते हो। बैरोमीटर की बात करें हम लोग, बैरोमीटर किसको मेजर करेगा? वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को। हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मेजर करता है। ठीक, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वाहन की गति को मेजर करता है। ठीक है, सोनार की बात करें, सॉरी फेदोमीटर की बात करें, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मेजर करता है। ठीक, तो ये कुछ मीटर्स हैं जिनसे कि आप पता कर सकते हो। चार इधर गिवन है, चार और देख लो। ठीक है, काफी यूजफुल है। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पीडोमीटर, फेदोमीटर। ठीक, इनसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्रोमीटर क्या करता है? कार्य करने की, जो कितना कार्य किया गया है उस कैपेसिटी को मेजर करेगा। ठीक है, चलो आगे चलें। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिससे के रूप में जाना जाता है पंचायत समिति। ठीक है ना, जो इंटरमीडिएट टर्म यूज होता है इन पंचायती राज व्यवस्था है और पंचायती राज सिस्टम विच इज कॉल्ड पंचायत समिति। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अच्छा, इससे रिलेटेड थोड़ा सा और देख लेते हैं। पंचायत व्यवस्था की बात करें, जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो कब और किस संशोधन द्वारा आई? पंचायती राज व्यवस्था शक्ति के विकेंद्रीकरण पर स्थित है, के आधार पर बनती है, शक्ति के विकेंद्रीकरण के कारण बनती है। पहली बात, क्योंकि सारी शक्तियां एकत्र होकर क्या बनाती है? आपका जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट होती है, जैसे कि आपकी लोकसभा में जिससे सरकार चलती है। ठीक है, जैसे मोदी गवर्नमेंट इस टाइम पर शक्तियों का केंद्रीकरण है, शक्तियों का केंद्रीकरण है। ठीक है ना, सेंट्रलाइजेशन है पावर्स का। उसी तरीके से विकेंद्रीकरण के बाद में आपका क्या बनाया जाता है? लोकसभा, सॉरी पंचायती राज व्यवस्था और आपके नगर निकाय वगैरह, ये सारे किस लिए बनते हैं? शक्ति के विकेंद्रीकरण।
सबसे पहले कब बना? इन 1992, ठीक है, और 93 इसमें अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया, तब इसको लागू किया गया पंचायती राज संशोधन। इसी टाइम पर, ठीक है, ये व्यवस्था की गई और इसको किसके अंदर डाला गया? जो संशोधन हुआ उसको बोला गया, जो संशोधन हुआ 92-93 में उसको बोला गया पंचायती राज्य। ठीक है, ये हो गया। कहां लागू किया गया? सबसे पहले नागौर में लागू किया गया, नागौर राजस्थान में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद में इसी के साथ में क्या हुआ? 1992 और 93 की बात हो रही है। नगर निकाय, नगर निकाय, ठीक है, ये भी संशोधन पास हुआ, ये संशोधन पास हुआ। ठीक है, नगर निकाय जिसमें क्या क्या आता है? आपका नगर निगम आता है, नगर पालिका आती है। ठीक, इन दोनों को कौन सा संशोधन बोला गया? पंचायती राज संशोधन को बोला गया 73वां संशोधन, और इसको बोला गया 74वां संशोधन। तो ये फुल डिटेल्स हैं जिन्हें आप इंक्लूड करो। ठीक है, इसमें केवल इतना पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है, तो ऑप्शन डी पंचायत समिति इसका मध्यवर्ती स्तर है। फिर पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के बाद आई, कब कहां लागू हुई? सबसे पहले तो आप क्या बतलाओगे? नागौर राजस्थान में सबसे पहले लागू हुई। ठीक है, और एक 73वां संशोधन कहलाता है, जो कि 92-93 में हुआ था, जिसके कारण पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हो चुकी। ठीक है ना, हो गई, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई। ठीक, और पंचायती राज व्यवस्था को क्या बोलते हैं? 73वां संशोधन ही बोलते हैं, यानी कि इसके बाद में इसको राज्यों में अपनाया गया। ठीक है, उसी के साथ में एक और बिल पारित हुआ, सॉरी एक और अमेंडमेंट किया गया। ठीक, उसको बोला गया 74वां संशोधन, और उसके बाद में जो शहर है उसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की व्यवस्था की गई। तो ये 73वां और 74वां संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे एग्जाम चल रहा है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ध्यान रखना किस पर बेस्ड है पंचायती राज व्यवस्था? शक्ति के विकेंद्रीकरण पर। ठीक, नेक्स्ट, which of the following is not considered as a part of the abiotic environment? ठीक है, अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। आप देखो इसमें ऑप्शंस में क्या है? पौधे, वायु, पानी, मिट्टी। ये तीनों की तीनों ऑप्शन कैसे हैं? जो कि अर्थ में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, या जिनको मूल तत्व बोला जाता है। ठीक, तो पौधे क्या है? इन तीनों की हेल्प से ग्रो करते हैं, इसमें सनलाइट और मिल जाए, वायु, मिट्टी, पानी, तो पौधे। तो क्या बोला है इसमें? निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण का भाग? अजैविक यानी कि एबोटिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो क्या होगा? पौधे। ठीक है, यही इन तीनों से डिफरेंट है, वैसे भी आप पता कर सकते हो, काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बात हो तो पौधे हैं। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो किसने किया था भाई? एप्पल ने किया था, एप्पल कंपनी ने। ठीक है, एप्पल कंपनी ने इसको, जो एप्पल कंपनी के अंदर आईओएस होते हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मैक ओज होते हैं। ठीक है, मैक ओज होते हैं, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के। ठीक, किसने बनाया? कौन था इसका फाउंडर? क्रिस क्रिस एटलर। ठीक है, ये इनका फाउंडर था। तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की बात की जब भी हो तो आप ध्यान रखना एप्पल कंपनी ने सबसे पहले इस लैंग्वेज को बनाया था, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल इन आईओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, आईटी कंपनी से रिलेटेड है क्वेश्चन पूरा, तो ध्यान रखना। और इसका जो फाउंडर था क्रिस ऑल्टर था। ठीक है, एग्जाम्पल भी है आईओएस और मैकोस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल से, विच इज ऑलवेज यूज्ड इन एप्पल कंपनी। ठीक है, इसके कारण इनकी कॉस्ट इतनी हाई होती है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, सेफ सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं,
क्या बोलते हैं, विदाउट एनी इंटर कॉन्फ्लिक्ट जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, जिसको इंटर क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो एप्पल ही प्रोवाइड करता है. सो द स्विफ्ट प्रोग्रामिंग डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी बाय क्रिस ऑल्टर. राइट ऑप्शन विल बी डी. राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो क्या बात करोगे, हैदराबाद में स्थित है आपका जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है. इधर आईपीएस के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर होता है, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद को. ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है. आईपीएस की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर. और दूसरा कब बना था ये? 15 सितंबर 1948 को स्टेब्लिश हुई थी एकेडमी. अगर इसकी डेट पूछी जाए तो इसको मेंशन है, आप देख लेना. हैदराबाद इस टाइम पे किसका पार्ट है? तेलंगाना का पार्ट है. बट जब 1948 में स्टार्ट हुआ था तब ये किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश का पार्ट था. ठीक है, और इसमें ये भी बोल सकते हो आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर भी है. ट्रेनिंग सेंटर किस नाम से जाना जाता है इस टाइम पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल से. वल्लभ भाई पटेल प्रशिक्षण संस्थान. ठीक है, कब बना था? 15 सितंबर 1948 को. तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की पूछिए तो फुल डिटेल्स है. प्लीज मेंशन योर कॉपी. नेक्स्ट, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश. कौन था? इल्तुतमिश. कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, गुलाम वंश का तीसरा शासक. ठीक है, तो इल्तुतमिश क्या था और देख लेते हैं थोड़ा. इल्तुतमिश के थ्रू किए गए कार्यों को देखते हैं. इल्तुतमिश गुलाम वंश का थर्ड रूलर, तीसरा शासक. कार्यकाल कितना था इसका? 1212 से 1236. ठीक है, इससे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी बात नहीं करेंगे. गुलाम वंश. गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, ये था. और उसके बाद में ये आए जिन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया और नियमित मुद्रा जारी की. अच्छा, मुद्राओं में इन्होंने क्या जारी किया था उसे भी देख लेते हैं. मुद्रा की बात करें तो इन्होंने चांदी का टका चलाया, चांदी का टंका चलाया, एवं तांबे के जीतल चलाए इन्होंने मुद्रा के फॉर्म में. तांबे के जीतल. जब 1210 में घोड़ों का पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो कुतुब मीनार अधूरी रह गई थी. इन्होंने उस कार्य को पूरा कराया. तो प्लीज यहाँ पे मेंशन करो कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया. ठीक है, और क्या क्या इन्होंने अपनाई व्यवस्था? कुछ व्यवस्था और की इन्होंने. चिहलगानी प्रथा. चिहलगानी प्रथा, इसमें क्या था? 40 सरदारों का मजबूत समर्थन मिलता था. 40 सरदारों का एक ग्रुप था जो कि इल्तुतमिश की बात मानते थे और हमेशा उनको समर्थन देते थे. ठीक है, दूसरा था इकतारी व्यवस्था. इकतारी व्यवस्था इकतारी व्यवस्था. तो ये दोनों भी मेंशन करना. ये इल्तुतमिश के बारे में. ठीक, इन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाया था और उसके बाद में इन्होंने जो मुद्रा जारी की थी, चांदी का टंका और तांबे के जीतल, वो भी हैं. और क्या क्या काम किए उन्होंने? चिहलगानी प्रथा का शुरू किया, एकतारा व्यवस्था शुरू करी और कुतुब मीनार का जो अधूरा कार्य था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में, वो भी इन्होंने कंप्लीट कराया. ठीक है, दीज आर कंप्लीट डिटेल ऑफ इल्तुतमिश. इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्ताना, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक बैठी पहली मुस्लिम शासिका. इल्तुतमिश की बेटी, नाम था रजिया सुल्ताना. कार्यकाल क्या था उनका? ध्यान रखना,
1236 से 40 तक, 40 में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। फर्स्ट विमन मुस्लिम रूलर, इनके बाद कोई भी नहीं आया जो कि इंडिया पर रूल कर सके औरत। ठीक है, तो क्या थी? फर्स्ट वुमन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन दिया था वो किस केस के बाद दिया था गवर्नमेंट ने? ठीक है, तो देखिए, इंदिरा साहनी का बाद बिल्कुल गलत, एस आर बोम्मई का बाद गलत, रुदल शाह का बाद गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में कोई नहीं। आखिर वह बना किसके कारण बेसिक स्ट्रक्चर? तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का जो मूलभूत ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर एक कब बना था? ध्यान रखना, 1973 में एक केस आया था, उसका नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। ठीक है, इस केस के बाद में संविधान में कुछ सुधार हुए। ठीक, केस क्या था? केशवानंद भारती केस आया कब? 1973 में। इसके बाद क्या चीजें हुई? बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जो कि संसद से बिल्कुल अलग था, यानी कि संसद का कोई भी लोग सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पिटीशन में या किसी में दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता को बताता है। ये न्यायपालिका को कार्यपालिका यानी कि संसद से अलग करता है। ठीक है, कोई भी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी डिसीजन में, कार्यपालिका से अलग करता है। तो देखो यहाँ पे थाइनी केशवानंद भारतीय ऑप्शन, सो वी विल चूज द ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, कार्यपालिका से अलग करता है, अलग करता है। तो ध्यान रखना, जब भी बात आए केशवानंद भारती केस की, तो उसने क्या किया था? आपका जो जुडिशरी सिस्टम है, आपके सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी कोर्ट्स है, उन सबको वहां की लेजिस्लेटिव से अलग किया, यानी कि वहां के नेता लोग इन सब में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जजेस के किसी भी डिसीजन पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता को भी बताता है। नीचे लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता को बताता है कि वो सबसे ऊपर है, उसमें कोई भी घुसपैठ नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई जो मूलभूत ढांचे का अवधारणा था वो किस केस के बाद में आया? केशवानंद भारती केस विच occurred in 1973 and it decided the basic structure of the Indian Constitution। ठीक, इसके बाद क्या होता है? It is differentiate between the judiciary system and the legislative system or centralization system of the country। Next, भोजन प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा, द कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड द स्पेस इज मोस्ट सेवियर इन, किन में आकर होती है? भोजन की बात हो, प्रकाश की बात हो, स्थान की बात हो, तो वो वहां पर मौजूद एक प्रकार के जीवधारियों के लिए ही निश्चित हो सकता है। ठीक है, उस जगह पर मौजूद, अदर जगह पर अगर कोई रह रहा है तो उन्हें भोजन पानी या इन सब के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ेगा? जैसे कि आप बात करें सवाना के घास के मैदान, जहाँ कई सारे लॉयंस हैं, आपके हाइनाज है, लकड़बग्घे, जिराफ्स हैं, आपके ऑस्ट्रिच हैं, शुतुरमुर्ग हैं, तो सारे के सारे खाने के लिए लड़ते हैं और रोज की रोज एक जीवन प्रक्रिया शुरू होती है। तो उस सबको क्या बोला जाएगा? यहाँ पर बात करें तो देखिए, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया और निके। निके इज ए एरिया वेयर मैनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग लिव्स टुगेदर। ठीक है ना, कई सारी जो प्रजातियां हैं वो एक साथ निवास करें, तो उन्हें उनको भोजन और स्थान के लिए लड़ाई होना स्वाभाविक है। उनमें भोजन और क्या बोलते हैं, स्थान के लिए लड़ाई हो सकती है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एक ही क्षेत्र में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां यही लड़ती हैं भोजन और स्थान के लिए, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप सवाना के घास के मैदान कर सकते हो, भारत के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कर सकते हो। ठीक है,
या फिर आप अमेजोन के हर साल हरे भरे रहने वाले वनों की बात कर सकते हो, ठीक है, जिनको वर्षा वन बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, सवाना कॉमा भारतीय वन कॉमा, या मानसूनी वन भी लिख सकते हो इसको, या ब्राजील के वन, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नीके। नीके यानी कि एक ही जगह पर ढेर सारी प्रजातियों का इकट्ठा होना और फिर खाने और जगह के लिए संघर्ष करना। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? द apparent weight of a man in a lift is less than real weight when। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है तो उसका जो वास्तविक वजन है, लाइक मेरा वेट 70 किलोग्राम है, ठीक है, ये उस लिफ्ट में कम हो जाए, जैसे कि 60, 65, 10, 12 या 0, ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, अगर आपके लिफ्ट की रस्सी काट दी जाए और वो तेजी से नीचे जाए, ठीक है, उसी दौरान आपका वेट यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगता था या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में लगता था वो 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका वेट एक आभासी वेट हो जाएगा, एक नकली वेट मिल जाएगा, क्योंकि आप उस लिफ्ट की छत से चिपक जाएंगे। उस टाइम पे उस लिफ्ट में स्पीड है, समझ गए? तो इसमें देखो दो ऑप्शंस हैं, ऊपर जा रहे वाले इनको तो बिल्कुल कट कर दो। अब ऑप्शन बी और सी में देखो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही है, बिल्कुल गलत। जब लिफ्ट असमान गति से नीचे आ रही है यानी कि लिफ्ट कट जाती है, उस कंडीशन में आपका वेट 0 हो जाता है, यानी कि आप लिफ्ट की छत से चिपक जाएंगे, आपका पूरा वेट 0 हो जाएगा और मशीन का वेट उस समय मायने रखता है जो कि नीचे आ रही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ध्यान रखना, ये जो कारण मैंने बताया फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। तो ऑप्शन डी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है यानी कि असमान रूप से कोई गति को फॉलो नहीं कर रही है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, उधर क्या होता है, हमारा जो वेट होता है वो तकरीबन 0 हो जाता है, यानी कि वास्तविक वजन से काफी कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि आप सीधे की सीधे लिफ्ट की छत से चिपक जाओगे रस्सी कटने के बाद में और लिफ्ट नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे चलें। एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला विष, ठीक है, कई तरीके के विषेस होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, विष का मतलब है जहर, यानी कि ग्रेडियंट। अगर इसको आप ऐसा कंज्यूम कर लेते हो तो आपकी मौत तक हो सकती है। वॉमिट तो होगी, पेट दर्द तो होगा, लिवर पेन तो होगा, बट उस केस में वॉमिट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और यहां तक कि आप मर सकते हो। तो एफ्ला की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एफ्ला विष किससे बनते हैं? तो किससे बनते हैं? कवक से। क्या बोलोगे? कवक से बनते हैं, ठीक है। एफ्ला भी जितने भी होते हैं वो फंगी से बनते हैं, कवक से बनते हैं, ध्यान रखना अपने माइंड में। बाकी के पॉइजन है जो कि वेनम है, जैसे कि स्नेक से बनते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट किस किस में रहते हैं? अगर कोई उदाहरण पूछे आपसे, क्या एग्जाम्पल से बताओ, आपने बता तो दिया कि कवक से बनते हैं। तो जो भुट्टे पर लगा होता है ना, हरा हरा भुट्टा है, मूंगफलियां हैं, गन्ने पर है जो लाल लाल पोर्शन है, ये सारे, इनके खाने के बाद इंसान बीमार हो सकता है, काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या एग्जाम्पल्स दोगे आप इसको? भुट्टे में यानी कि मेज में जो प्रॉब्लम आती है, कॉर्न में जो प्रॉब्लम आती है, भुट्टा है, मूंगफली है, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम्स आती है। इस तरीके की फसलों में प्रॉब्लम्स आती हैं, मक्के में प्रॉब्लम्स है। भुट्टा मक्का एक ही है, ठीक है, फिर भी आपको अगर मेज की बात करो तो मक्का लिख लेना, कॉर्नफील्ड जो है, ठीक। इनमें प्रेजेंट होता है इन स्टार्टिंग में ग्रीन ग्रीन जो एल्गाई होती है, ग्रीन ग्रीन जो पैरासाइट होता है, ठीक है, ये कवक में मौजूद रहता है और यही विष है। आप इसे किसी एनिमल को भी खिला दो, उसके ही पेट में दर्द होगा, ज्यादा अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया, देन वो बीमार पड़ेगा और उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक। इसलिए कभी भी सड़ा भूसा कोई भी अनाज, खासकर मक्का वाला अनाज, किसी भी तरीके से फफूंद युक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप जानवरों को उसे दे रहे हो, अगर वो फफूंद युक्त है तो दूध से तो जाएगा जाएगा, हो सकता है कि उसके इनर साइड में यानी कि स्टेंटाइन में घाव वगैरह हो जाए, ठीक है। तो प्लीज अगर इसको जो भी दे रहा है अपने एनिमल्स को तो प्लीज चेक करके दें, कोई भी कवक ना हो। ज्यादातर जानवर में दूध की प्रॉब्लम या फिर बीमार होने की प्रॉब्लम फफूंद युक्त या कवक युक्त जो फंगीसाइड्स युक्त है वो भोजन खिलाने से होता है, जैसे कि काफी टाइम से रखी हुई ज्वार, ठीक है, या फिर आपका बाजरे की कुट्टी, ये सब क्या है, इन्हीं में ज्यादातर आपका जो फंगी है, जो कवक है वो मिलता है। इसी के कारण पेट में दर्द, दूध का उतरना, कम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जानवरों में अकर होती है। इंसान भी इससे कभी कभी कंज्यूम कर लेता है जिससे कि वो बीमार होता है। यहाँ पर बात हुई थी एप्लाटॉक्सिन्स,
एप्लाटॉक्सिन्स किससे बनता है? तो कवक से। बाकी की बारे जितने भी एग्जांपल्स वगैरह हैं सब मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या वो है, ये सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज फंगी और कवक। आगे देखिए, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफेक्टिव स्टेट्स ऑफ द मलेरिया पैरासाइट? मलेरिया आप जानते हो किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज। अगर वो बीमार है यानी कि उसके डंक में स्पोरोजाइट प्लाज्मोडियम पैरासाइटो है, स्पोरोजाइट प्लाज्मोडियम पैरासाइटो, अगर वो किसी भी तरीके से इंसान को कट करता है और अपने जो चूसक जो शकर है उसके मुंह पर, उसके थ्रू आप में प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम पैरासाइट को एंटर कराता है, जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइट मलेरिया पैरासाइटो। ठीक है, तो कौन सी अवस्था होगी? स्पोरोजोइट। किसके कारण होता है? तो थोड़ा सा मलेरिया के बारे में भी देख लेते हैं। मलेरिया, पहली बात तो मलेरिया कैसी बीमारी है? परजीवी जनक, परजीवी द्वारा होने वाली, यानी कि पैरासाइट के थ्रू ये होती है, पैरासाइट के थ्रू ये होती है। इसको स्प्रेड कौन करता है या फिर इसका कैरियर या फिर वाहक कौन है? तो इसमें लिखोगे मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज। ठीक है, मादा एनाफ्लीज के थ्रू ये होता है। उसकी आंतों में, उस मादा एनाफ्लीज यानी कि जो मच्छर है उसकी आंतों में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी कि परजीवी बनता है। जैसे ही वो किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि इंसान सोया हुआ है ठंड में, उस दौरान वो उसके पास आया, उसने अपना शक्कर यानी कि जो डंक होता है वो ह्यूमन स्किन में एंटर कराया, देन दे विल इंजेक्ट द प्लाज्मोडियम पैरासाइट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। वो उस दौरान अपने डंक के थ्रू प्लाज्मोडियम परजीवी को आपके शरीर में इंजेक्ट कर देगा, जिससे आपको तेज सर्दी, कपकपी के साथ में, ध्यान रखना, तेज सर्दी या फीवर, जिसको बुखार भी बोल सकते हो, क्योंकि बुखार दो तरीके का होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो गर्मी का बुखार, अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो सर्दी जिसको बोला जाता है। हाथ पैर में दर्द, दर्द, खाना बिल्कुल नहीं पचेगा, खाना ना पचना, अपच की प्रॉब्लम, हाथ पैर में दर्द, सर दर्द काफी तेज होता है। अगर आपने इसका टेस्ट नहीं करवाया और इसकी पुष्टि नहीं हुई कि आपको मलेरिया है, क्योंकि इसमें स्पेशल मलेरिया की दवाई दी जाती है जिससे कि ये 2 से 3 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लेता, 4 से 5 दिन भी हो सकते हैं। और ये किसको डैमेज करता है? आपकी आंतों को, आंतों को डैमेज करता है। और किसको डैमेज करता है? आरबीसी को, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को आपकी डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए क्या करें हम लोग? जहां पर मच्छरों का प्रजनन होता है, यानी कि खुला पानी है या फिर गड्ढा है या फिर कीचड़ है, वहां पर पानी की है, क्योंकि ज्यादातर मच्छर जो भी होते हैं सारे के सारे मच्छर पानी की सतह पर अपने अंडों को देते हैं। ठीक है, फिर उनसे लार्वा निकलता है और लार्वा निकलने के बाद वो मच्छर में तब्दील होता है। तो आप पानी को इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, तो मैंने पूरा लिख दिया है। स्पोरोजाइट जो होती है ये प्रारंभिक चरण है, जब इंजेक्ट करता है मादा एनाफ्लीज, इंजेक्ट करता है अपने उसको शकर को इन ह्यूमन बॉडी, देन होता है। ठीक है, और क्या होता है स्पोरोजोइट के अंदर? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक, इसके कारण इंसान में क्या होगा? आंतों को नुकसान पहुंचेगा, उसकी रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल हुजूर कणिकाएं कम हो जाएंगी, उसको डैमेज करेगा। ठीक, और बाहर क्या दिखाई देगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर तेज सर्दी के साथ बुखार आएगा, हाथ पैर में दर्द होगा, खाना नहीं पचेगा, सर में दर्द होगा। तो पूरा ये देख लो इसको एक बार और लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून इज। तो क्या होगा? मेनली जहां पर वर्षा होती है अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। वर्षा उल्टा होता है, ये वर्षा ऐसी नहीं है जो कि 15 जून को एंटर करे केरल के तटों पर। ये वर्षा एक ऐसी है जो कि अक्टूबर में एंटर करती है इन तमिलनाडु, इन कर्नाटका, इन आंध्र प्रदेश, इन पुदुचेरी। ठीक है, दीज आर द रीजन्स वेयर नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून इज एंटर्ड। कब? अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, कब तक? दिसंबर के मंथ में। सारी फसल उसी अकॉर्डिंग होती है, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। आप ध्यान कर लेते हैं, इनकी बात करें तो इसका क्या है, इसको बिल्कुल अलग हटाओ। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है,
दक्षिण पश्चिमी मानसून है, पूरे भारत में वर्षा यही करता है, पूरे भारत में वर्षा। ये कहां से होती है? अरब सागर से उठ के आती है हवाएं, अरब सागर से आने वाला मानसून। ध्यान रखना अलग है, बिल्कुल टाइमिंग भी अलग है। कब स्टार्ट होता है? देश के अंदर जो ज्यादातर वर्षा होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश आप जानते हो पूरे भारत के लिए फसल तैयार करता है, गेहूं हो, गन्ना हो, सारी चीजें हो, और पूरी इकोनॉमी को रन कराने में, खासकर नॉर्थ इंडिया में 25% जीडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 25% जीडीपी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी बरसात के लिए यही जिम्मेदार है, सारी फसलों के लिए जो होती है इन राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में, तो सारी दक्षिण पश्चिम मानसून तो होती है। कब एंटर करता है देश के अंदर? 15 जून को, 15 जून को केरल के तटों पर, ठीक है, केरल के तटों पर ये एंटर करता है और उससे पूरे देश के अंदर जाता है। जैसे कि राजस्थान में भी इसी से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम। यहां बात हो रही है आपकी किसके? उत्तर पूर्वी की, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून की जब भी बात करोगे आप, पूरे भारत में वर्षा की बात कर दी मैंने ऊपर, तो उत्तर पूर्वी की बात करें हम, कौन कौन से रीजन कवर होते हैं? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बरसात होती है, फिर उसके बाद में कर्नाटक में बरसात होती है इससे, और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, ठीक है, ठीक, इनमें बरसात होती है। इसका टाइमिंग क्या है जो बात करें? अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक, अक्टूबर से दिसंबर में बरसात होती है तमिलनाडु में, वहां पर फसलें होती हैं, आप जानते हो। तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, इधर कॉफी है, आपकी चाय है, नारियल है, रबर है, ये सारी जो मेन क्रॉप्स हैं, तमाकू रहा आपका, ठीक है ना, ये सारी क्रॉप्स कहाँ होती हैं? इन साउथर्न स्टेट्स होती हैं, ठीक है, काफी बड़ा हिस्सा ये जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं इन इंडियन जीडीपी। लाइक 65% जीडीपी कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया। 65% जीडीपी का जो भाग है वो साउथ इंडिया के थ्रू ही तैयार होता है, ठीक है। तो इनमें जो मानसून यानी कि जो इनसे जहां से जिससे इनकी फसल होती है वो कौन सा मानसून कहलाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। तो इन डिटेल्स को भी जरूर फिल कर लेना एंड प्लीज कीप इन योर माइंड एंड ऑलवेज यूज इन एनी एग्जाम, ठीक, इसको कंसिडर करना है, स्पेशली माइंड में रखना है इनको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भारतीय क्षेत्र में उद्गमित नहीं होती है? मतलब जो भारत से नहीं निकलती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो आप देखो इसमें से गोदावरी निकलती है, झेलम निकलती है, रावी निकलती है, बट ऑप्शन डी घाघरा नहीं निकलती है। तो फिर घाघरा कहां से निकलती है? तो बात करते हैं नेपाल से आने वाली नदियों की। नेपाल से जो जो नदी आती है, तो देखिए आपका घाघरा, कोसी, गंडक, काली नदी, ये चार नदियां नेपाल से ओरिजिनेटेड होती हैं। यहाँ घाघरा की बात की गई है तो जो आपका फैजाबाद अयोध्या मौजूद है वो घाघरा नदी पर ही मौजूद है, ठीक है ना। वहां कई सारी रिवर्स है जैसे कि सरयू है, कई है, लेकिन जो फैजाबाद की बात हो रही है यहाँ पर तो वो उधर ही मौजूद है। 1080 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है जो घाघरा नदी है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है नेपाल से होते हुए, ठीक है, 1080 किलोमीटर रिवर। और फिर गंगा में कहा जाकर मिलती है? गंगा में मिलन होता है इस नदी का, कहां पर? बिहार के छपरा जिले में, छपरा जिला बिहार में गंगा रिवर में मिल जाती है, और गंगा फिर आगे चलते हुए आपके ब्रह्मपुत्र रिवर में बांग्लादेश में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो बिहार में ये रिवर होती है। अब बात यहाँ पे झेलम की बात आती है तो ये आपका जम्मू कश्मीर से निकलता है, JNK से निकलती है। गोदावरी की बात करें तो आपकी महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से निकलती है। रावी की बात करें या फिर ब्यास की बात करें तो ये आपके हिमाचल डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल स्टेट से निकलती है, नॉट ए डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल इज स्टेट, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो चारों नदियों के बारे में पता चल गया। कौन सी नदी नहीं निकलती है भारत से, तो उनके नाम भी लिख दिए। और बाहर की नदियों की बात करें कि नेपाल से नहीं निकलती है लेकिन फिर भी इंडिया में इंक्लूड होती है, तो बाहर से और देख लो भाई नदियों की, बाहर से निकलने वाली, जैसे कि तिब्बत से निकलने वाली नदियां जो कि अब चाइना का पार्ट है, उन नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र रिवर इतनी लंबी रिवर है जो कि एशिया की टॉप 10 रिवर में शामिल है,
जैसे कि आप जानते हो पीली नदी है चाइना की, जो दुनिया की तीसरी नदी है बड़ी, ठीक है, या एशिया की थर्ड रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र हुआ आपका, सतलज रिवर हुआ आपका, सतलुज भी बाहर से ही निकलती है, ठीक है, राक्षस ताल से निकल के आती है आपकी सतलुज नदी है, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। उसके बाद में सिंधु नदी भी आपकी 3180 किलोमीटर की रिवर है, जैसे कि ये है, ठीक है, 3100 किलोमीटर। गंगा कितनी है? 2525 किलोमीटर। यमुना कितनी है? 1250 किलोमीटर या 1440 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक। तो ये रिवर्स की वो है। तो ये तीन नदियां जो आपकी हैं, ये निकलती हैं आपकी तिब्बत से। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। हम इसे चाइना नहीं बोलेंगे, बिकॉज चाइना कैप्चर्ड तिब्बत इन 1949। 1949 में उसने कैप्चर कर लिया था, जबरदस्ती कब्जा की हुई। सो वी विल यूज द सेपरेट लैंग्वेज फॉर द तिब्बत, तिब्बत। उससे तीन नदी आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, ध्यान रखो ना, ब्रह्मपुत्र आपके दिहांग जिले से एंटर करती है अरुणाचल में। सतलज आती है, सतलज आपका हिमाचल से होती हुई आती है, ठीक है, इस पर बांकड़ा नांगल बांध बना हुआ है। सिंधु नदी आती है, सिंधु नदी आपके उत्तरी कश्मीर से ऊपर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान की लाइफलाइन खोली जाती है। इसको 3100 किलोमीटर लॉन्ग रिवर बताते हैं, ये काफी लंबी नदी है, ठीक है। तो ये बात हो गई नदियों की। यहाँ क्वेश्चन था कि घाघरा नदी कौन सी नदी है जो कि भारत में ओरिजिनेट नहीं होती, यानी कि उद्गमित नहीं होती, तो घाघरा रिवर है। घाघरा, कोसी, गंडक और काली नदी या महाकाली नदी नेपाल से निकल के आती है, और बाकी की बाहर की नदियां सारी, ठीक। कहाँ मिलन होता है ये भी बतला दिया। नाउ नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम सभी जानते हो, NaCl है। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक। कुछ फॉर्मूले देख लो, वैसे मैंने आपको कॉपी में लिखा दिया, फिर भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। साधारण नमक तो हो ही गया, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे, क्योंकि उसका केमिकल नेम दिया हुआ था, ठीक है। दूसरी बात करें आपकी मीथेन गैस की बात करें, मीथेन क्या है? तो मीथेन की बात करेंगे, या फिर मार्स गैस की बात करें, और मार्स गैस जो होती है वो CH4 है, ठीक है। तीसरा बात करें नौशादर की बात करें, तो अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NH4Cl, अमोनियम, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद बात करें आपके खाने के सोडा या सोडियम बारकार्बोनेट की, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब यूजफुल है इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखना। सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी देख रहा है इसको लिख जरूर लेना। NaSCO3, दिस इज द फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। चौथा है आपका धोने का सोडा या फिर धावन सोडा, धोने का सोडा या धावन सोडा, विच इज आल्सो फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बट द मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनेट विल बी चेंज, ठीक है। धोने का सोडा, इट इज कॉल्ड वॉशिंग पाउडर, Na2CO310H2O। नेक्स्ट इज, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था फिटकरी, एलम जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइज, SO4 का थ्राइज एंड द 24H2O, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर विल बी यूज्ड ऑलवेज 24 इन कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं, फिटकरी हो गया। चौक की कोई बात करता है, संगमरमर की बात करता है, या फिर बात करता है चूना पत्थर की, देन चूना पत्थर, तो आप लिखना कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट। बात आती है जिप्सम की, जिप्सम, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला पूछे तो आप क्या लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 ट्वाइस H2O, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं POP की, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट है, बट जो H2O के जो मॉलिक्यूल्स है वो हाफ में है, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन इज सेमी हाफ। नेक्स्ट बात करें बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, चूने का पानी, तो वो क्या होता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नेक्स्ट देखो बुझा हुआ चूना, ये था बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना वो क्या होगा आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, ये भी टेस्ट में आ चुका है। विरंजक चूर्ण इसको क्या लिखेंगे CaOCl एंड द Cl, ठीक है, यानी कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड डाइक्लोराइड, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ द विरंजक चूर्ण। ठीक, इसके बाद बात करें आप यूरिया NH2CONH2। ठीक, तो इस तरीके से कई सारे फॉर्मूले हैं बच्चों, बोर्ड का में यहाँ पे, तो आप इसको लिख लो, इतना काफी है, विच इज ऑलवेज यूजफुल इन एग्जाम। ठीक है, तो ये सारे केमिकल फॉर्मूले हैं और उनके केमिकल नेम्स हैं। धोने के सोडे की बात करें तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट्स है। फिटकरी की बात करें तो K2SO4Al2 है। ठीक है, एक और ये आ सकता है, इसको भी ध्यान रखना आप। बोरेक्स की बात करें सुहागा की, सुहागा, तो उसका भी फॉर्मूला देख लो Na2O4 Na2B4O710H2O। ठीक है, ये सुहागा यानी कि बोरेक्स का फॉर्मूला है, तो इन सबको देख लो। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रबड़ की तुलना में स्टील अधिक लोचदार है, स्टील की तुलना में रबर अधिक लोचदार है। रबर और स्टील दोनों की लोच बराबर। लोच से मतलब यहाँ पर इसके इलास्टिसिटी के बारे में। तो आपका क्या होगा, आप ध्यान रखना, गर्म करने पर स्टील रबर से भी ज्यादा लोचदार है, यानी कि इलास्टिक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, रबर की तुलना में स्टील अधिक लोचदार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। और कारण क्या है, अगर दोनों को आप गर्म करके देखो, ये टाइट होती जाएगी रबर, बट स्टील जो आपकी है आप उसे कितना भी खींच सकते हो, यहाँ तक कि इसकी तार भी बना सकते हो, जिसको तन्यता बोलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, इसकी बात करें, सबसे अधिक तन्य तन्यता, तन्यता तो सोना और चांदी। ठीक है, सोना और चांदी, इन्हें सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है तन्यता। ठीक है, तो रबर की तुलना में स्टील अधिक लोचदार है। चलिए, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। स्पुतिक गस्तर, तो आप क्या लिखोगे इसमें, लद्दाख के अंदर ये मनाया जाता है। तिब्बती लोग होते हैं जो कि 18 से 19 जनवरी को, चलो लिख ही देता हूं उसको, तिब्बती लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और तिब्बती लोगों में भी मठों के द्वारा, मठों के द्वारा। मठ कितने हैं, 4 मठ होते हैं वहां पर। ठीक है, 4 मठक है, मठ है। पहला स्पुतिक, स्पुतिक, दूसरा थिक्से, तीसरा कॉर्जोन, एवं चौथा है करसा। ठीक है, तो ये किस मठ में मनाया जाता है, स्वितुक मठ में। ठीक है, मठ द्वारा दो दिनों में मनाया जाता है। तारीख क्या है, 18 जनवरी टू 19 जनवरी। इसे बलिदान का, तिब्बती बलिदान का त्योहार भी कहते हैं। तिब्बती बलिदान का त्योहार, क्योंकि आप जानते हो चाइनीज लोगों ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, तिब्बतियों को वहां से भगा दिया, तो ये भारत में प्रवास के दौरान रहने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय त्योहार की बात करेगा अगर कोई, तिब्बत का राष्ट्रीय त्योहार क्या है, तिब्बत का
राष्ट्रीय त्योहार, तो नाम लेना आप लोसर, ठीक है, वैसे मैंने आपको लिखा दिया है लोसर, राष्ट्रीय त्योहार है लोसर, ठीक है। तो ध्यान रखना जो स्पितुक है वो लद्दाख में मनाया जाता है, 4 मठ पाए जाते हैं लद्दाख में। स्पितुक किससे, कोरजोन एवं करसा, तो ये स्पितुक मठ द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। 2 दिनों का ये प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम को बलिदान का त्योहार भी कहते हैं तिब्बती लोग, ठीक। तो ये पूरा, और अगर कोई तिब्बत का राष्ट्रीय त्योहार पूछे तो लोसर आप बतला देना उसको। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड जो आईबीबीआई है, उसमें आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, करंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना वैभव चतुर्वेदी को। किसको नियुक्त किया गया, वैभव चतुर्वेदी को। दुबई में 11वें एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की है, ध्यान रखना बांग्लादेश ने जीत हासिल की, और वो भी किसे हराकर, 59 रन से। ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2024 में, ठीक है। 59 रन से भारत को हराकर, ठीक है। 23 में भी बांग्लादेश ही जीता था, अंडर 19 2023 कौन जीता था, बांग्लादेश ही जीता था। तो इन्होंने अपनी ट्रॉफी को हमसे दोबारा 24 में भी बचा लिया, जो कि दिसंबर में मैच हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना अंडर 19 किस में, अंडर 19 में कौन जीता था, बांग्लादेश जीता था, जो कि दुबई में हुआ था जिसका फाइनल, और उसमें इंडिया कितने रनों से सशक्त पाया, 59 रन से, ठीक है। 23 में भी इन्हीं के पास ट्रॉफी थी। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए एडीबी यानी कि जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या लगाया है, कि भाई भारतीय जो जीडीपी है वो 7.0 हो जाएगी, ये अनुमान लगाया उन्होंने एडीबी ने। और आप जानते हो कि एडीबी कितना बड़ा बैंक है, जिसका मनीला में स्थापित है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, मनीला के अंदर है एडीबी। नेक्स्ट, ट्रांस यूनियन सिविल के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे हु हैज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर सीईओ, तो भावेश जैन, करंट का क्वेश्चन है, भावेश जैन को बनाया गया है सिविल सीआईबीआईएल का सीईओ। नेक्स्ट चलते हैं, बेंगलुरु में उबर द्वारा शुरू की गई महिलाओं के लिए विशेष बाइक टैक्सी का नाम क्या है, उसका नाम है मोटो वुमेन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। ये एक बाइक की फैसिलिटी शुरू की है बेंगलुरु में, यानी कर्नाटक की सरकार ने बाइक जो जिससे कि फीमेल ट्रेवल कर सके, ये बाइक फैसिलिटीज है, और उसका नाम दिया है मोटो वुमेन। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों के लिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिससे कि मैं उस पर ध्यान दूं और अगली वीडियो जब आए तब उसमें मैं आपको बता सकूं, ठीक है। धन्यवाद।